अध्याय 5 सल्तनत कालीन जनजीवन। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, जिसमें फर्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सल्तनत काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय खाली स्थान था। क्या था? कृषि था। सल्तनत काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सेकेंड है, अमीर खुसरो खालिस्तान के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तीसरा है, खालिस्तान अपने आप को तोता-ए-हिंद कहते थे। कौन कहते थे? अमीर खुसरो अपने आप को तोता-ए-हिंद कहते थे। चौथा है, सल्तनत के बनने से पुराने राजा सुल्तान के अधीन खालिस्तान बनकर रहने लगे। क्या बनकर रहने लगे? जमींदार बनकर रहने लगे। पांचवा है, गिनती में शून्य का उपयोग खालिस्तान के विद्वानों की देन है। कौन से विद्वानों की देन है? भारत के विद्वानों की देन है। सेकेंड है, प्रश्न सेकेंड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत बनने के बाद कहाँ से लोग भारत आकर बसने लगे? उत्तर है, दिल्ली सल्तनत बनने के बाद ईरान, इराक, तुर्किस्तान, समरकंद और बुखारा जैसे इलाकों से लोग भारत आकर बसने लगे। कहाँ से आकर भारत में बसने लगे? ईरान, इराक, तुर्किस्तान, समरकंद और बुखारा जैसे इलाकों से लोग भारत आकर बसने लगे। दूसरा क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सबसे शक्तिशाली कौन था? उत्तर है, सल्तनत काल में सुल्तान ही सबसे शक्तिशाली होता था। कौन सबसे शक्तिशाली होता था? सुल्तान ही सबसे शक्तिशाली होता था। प्रश्न 30, सल्तनत कालीन किन्हीं दो संतों के नाम लिखिए। उत्तर है, सल्तनत कालीन संतों में शेख निजामुद्दीन औलिया सूफी संत कबीर व नानक थे। कौन कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया सूफी संत कबीर व नानक थे। प्रश्न चौथा है, सल्तनत काल में बड़े अधिकारी और सेनापति को क्या कहा जाता था? उत्तर है, सल्तनत काल में बड़े अधिकारी और सेनापति को अमीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमीर कहा जाता था। प्रश्न 5 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से गांव के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर है, दिल्ली सल्तनत बनने के बाद भी पहले की तरह ही लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती ही था। मुख्य व्यवसाय क्या था? पहले के लोगों की तरह खेती ही था, लेकिन सल्तनत की लगान व्यवस्था का असर लोगों पर पड़ा। किस पर पड़ा? लोगों पर पड़ा। पहले गांव किसी न किसी सामान के वेतन के लिए दिया जाता था। किसके लिए दिया जाता था? सामान के वेतन के लिए दिया जाता था, और वह मनमाने तरीके से तरह तरह के छोटे बड़े कर वसूल करता था। लेकिन अब सुल्तानों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। लगान सुल्तान के अधिकारी इकट्ठा करते थे। कौन इकट्ठा करते थे? सुल्तान के अधिकारी इकट्ठा करते थे। कई छोटे करों की जगह एक बड़ा लगान तय कर दिया गया। यह खेत की उपज का लगभग आधा था। खेत की उपज का क्या था? लगभग आधा था। यह लगान गांव के मुखिया इकट्ठा करके सुल्तान के अधिकारियों को देते थे। किसको देते थे? सुल्तान के अधिकारियों को देते थे। अक्सर सुल्तान किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर बेचना पड़ता था। किसानों को अपना अनाज कहाँ ले जाकर बेचना पड़ता था? शहरों में ले जाकर बेचना पड़ता था। इससे किसानों का शहरों में आना जाना बढ़ गया। शहरों में क्या हो गया? आना जाना बढ़ गया किसानों का। प्रश्न 6वां है, तुर्कों के आगमन से
भवन निर्माण कला के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? उत्तर है मध्य एशिया के कारीगर जो तुर्कों के साथ भारत आए, इमारत बनाने के कई नए तरीकों को साथ लाए। क्या बनाने के कई नए तरीकों को साथ लाए? इमारत बनाने के कई नए तरीकों को साथ लाए। इनमें से महत्वपूर्ण थे जुड़ाई में चूनागारे। क्या महत्वपूर्ण था? जुड़ाई में चूनागारे का प्रयोग और मीनार गुंबद व मेहराब का उपयोग। किसका? मीनार गुंबद व मेहराब का उपयोग। प्रश्न 7वां है तुर्कों ने भारत से क्या क्या सीखा? उत्तर है तुर्कों ने भारत के विद्वानों से गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और योग सीखकर अपने देशों में जाकर उनका प्रसार किया। क्या क्या सीखकर अपने देशों में प्रसार किया? गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और योग सीखकर अपने देशों में जाकर प्रसार किया। शून्य से गिनती शुरू करना भारत के विद्वानों से अरब के गणितज्ञों ने सीखा। कहाँ के गणितज्ञों ने सीखा? अरब के गणितज्ञों ने सीखा और उसे यूरोप में फैलाया। कहाँ फैलाया था? यूरोप में फैलाया। उन्होंने पंचतंत्र की कहानियों एवं आयुर्वेद के ग्रंथों को अरबी एवं फारसी भाषा में अनुवाद किया। कौन कौन से भाषा में अनुवाद किया? पंचतंत्र की कहानियों और आयुर्वेद के ग्रंथों को अरबी एवं फारसी भाषा में अनुवाद किया और इससे लाभ उठाया। प्रश्न 8वां तुर्कों ने हमारे सामाजिक जनजीवन को कैसे प्रभावित किया? उत्तर है दिल्ली में तुर्क सुल्तानों के शासन स्थापित होने का परिणाम यह हुआ कि तुर्किस्तान तथा अन्य देशों के लोग भारत में आकर बस गए। कहाँ आकर बस गए? भारत में आकर बस गए। इनमें एक प्रमुख व्यक्ति था कवि अमीर खुसरो। कौन प्रमुख व्यक्ति था? कवि अमीर खुसरो, जिसने अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क कहा। क्या कहा? अमीर खुसरो अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क कहा। उसने फारसी के साथ साथ यहाँ की आम बोलचाल की भाषा हिंदी में भी कविताएं लिखी। क्या की? फारसी के साथ साथ यहाँ आम बोलचाल की भाषा हिंदी में भी कविताएं लिखी। इस तरह कई भाषा बोलने वाले कारीगर, विद्वान, संत आदि आकर भारत में बसे। इससे हमारा भारतीय जनजीवन, सभ्यता, संस्कृति, वेशभूषा आदि प्रभावित हुआ। क्या क्या प्रभावित हुआ? सभ्यता, संस्कृति, वेशभूषा आदि प्रभावित हुआ। इन सब विद्वान लोगों ने अपनी विद्वानता एवं धार्मिकता से भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। क्या किया? भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। अपने साथ कई नई तकनीकी एवं उद्योग लाए। क्या लाए? अपने साथ तकनीकी एवं उद्योग लाए। इनका हमारे सामाजिक जीवन पर गहरा असर पड़ा। हमारे सामाजिक जीवन पर क्या हुआ? गहरा असर पड़ा। तुर्क अपने साथ इमारत बनाने के कई तरीके साथ लाए। इन्होंने यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन कर कई इमारत, मीनार, गुंबद एवं मेहराब वाले बनाए। क्या वाले बनाए? मीनार, गुंबद एवं मेहराब वाले बनाए। प्रश्न 9वां संतों के मेल मिलाप ने किस नई विचारधारा को जन्म दिया? उत्तर है सल्तनत काल में इस्लाम व हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के बीच विचारों का आदान प्रदान और मेल मिलाप हुआ। किनके बीच आदान प्रदान और मेल मिलाप हुआ? इस्लाम व हिंदू धर्म के बीच।
इस्लाम का एकस्वरवाद ने हिंदू संतों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। किन पर गहरा प्रभाव छोड़ा? हिंदू संतों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उसी तरह योग और गीता का गहरा प्रभाव इस्लामी संतों पर भी पड़ा। कई संत इस नतीजे पर पहुंचा कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की भक्ति की बात करते हैं। क्या करते हैं? एक ही ईश्वर की भक्ति की बात करते हैं। वे विभिन्न धर्मों के बीच के अंतर को मिटाना चाहते थे। कबीर व नानक जैसे संत ऊंच नीच, जात पात का विरोध करते थे और साथ ही सभी धर्म के आडंबर व पाखंड को समाप्त करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? आडंबर व पाखंड को समाप्त करना चाहते थे सभी धर्म के।